हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th। सब्जेक्ट पढ़ेंगे साइंस और इसमें चैप्टर पढ़ेंगे 5। क्योंकि हम जो भी चैप्टर लाते हैं बायोलॉजी से संबंधित चैप्टर को लेके आते हैं। हमारे चैनल पर बायोलॉजी से संबंधित सारे चैप्टर अपलोड होते हैं। तो क्लास 9th के जितने भी बायोलॉजी वाले चैप्टर हैं वह स्पेशल तरीके से हमारे चैनल पर अपलोड होंगे और आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नेम है जीवन की मौलिक इकाई, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो स्टडी करेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा होगा और जितने भी चैप्टर आपके 9th में होंगे सब लंबे होंगे। तो पार्ट वाइज करके पढ़ा जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबी होगी और आप जो है कि एक दिन में एक पार्ट पढ़ेंगे तो समझ लीजिए आपने एक हफ्ते की स्टडी कर ली। तो चलिए आज हम इसका पार्ट 1 जो है कि वीडियो को स्टडी करेंगे। अब देखेंगे कि इस चैप्टर का नेम का मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ना, जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है आप बताइए। आपका जो शरीर है, तो आपका शरीर ही केवल एक ही, आप तो कहते हो कि मेरा एक ही शरीर है, लेकिन क्या आपके शरीर में कुछ इकाइयां हैं? तो चलिए इसी को समझते हैं। अगर हम बात करें दीवार की, आपके घर घर जो है वह दीवारों से बना है स्पेशल तरीके से। तो दीवार किससे बनते हैं? दीवार जो होते हैं ना, वह किससे बनते हैं? वह आप समझ गए होंगे। दीवार जो होते हैं वे एक एक ईंट से मिलकर बने होते हैं, राइट। तो एक एक ईंट से मिलकर ये दीवारें क्या होती हैं? बनी होती हैं। तो अगर हम एक ईंट यहाँ पे रख दें और कह दें कि ये दीवार है, तो आप मानेंगे दीवार है? नहीं। लेकिन ईंट की श्रृंखला हम लगा दें इस तरह, तब हम कहेंगे ये दीवार है। तो यानी कि एक एक ईंट की इकाइयाँ लगी हैं, तब जाके ये क्या बना है? एक दीवार बना है, राइट। अब बात करते हैं कि जैसे कि चावल की बोरी, हमने नाम रख दिया कि चावल की बोरी। चलिए ये चावल की आपकी बोरी है, तो जाहिर सी बात है इस बोरी के अंदर चावल रखे हैं। लेकिन चावल की बोरी का मतलब एक ही चावल नहीं। चावल की बोरी का मतलब एक चावल नहीं है। यहाँ पे चावल की बोरी का मतलब इसमें ढेर सारे चावल रखे गए हैं। वह हजारों या लाखों की संख्या में चावल हो सकते हैं। यानी कि एक एक इकाई चावल मिलकर ही क्या बना है? एक बोरी बना है। किसका? चावल का। स्पेशल तरीके से चावल का ये बोरी बना है। यानी कि हजारों की संख्या में चावल इसमें रखे गए हैं, तब जाके ये चावल की बोरी कहला रही है। उसी तरह जो हमारा शरीर होता है ना, वह एक एक इकाइयों से मिल के बना है। वह इकाई है क्या? उसी इकाई को हम समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टॉपिक पर ही चलते हैं, उसके बाद ही समझेंगे। यहाँ पे देखिए तो आपको पता चलेगा कि कार्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के जैसे प्रतीत होती है। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष के छालों से प्राप्त होता है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, और उन्होंने 1665 ईस्वी में अपनी सबसे बड़ी खोज के द्वारा उपलब्धि प्राप्त की थी। वो खोज क्या था, इसी को हमने यहाँ पे देखा है। अभी मैंने यहाँ पे बताया कि कार्क की पतली काट का अवलोकन करके रॉबर्ट हुक ने देखा कि इसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। तो कार्क जो होता है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार्क एक पदार्थ है जो किससे प्राप्त होता है? जो वृक्ष के जो छाल है ना, उसी के अंदर से ये प्राप्त होता है कार्क। अब उन्होंने क्या किया कि इस कार्क को उन्होंने सन 1665 ईस्वी में स्वनिर्मित स्वयं एक सूक्ष्मदर्शी उन्होंने बनाया, और उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, यानी कि उसमें लेंस लगाकर उन्होंने देखा, तो पता चला कि ये जो कार्क है वह छोटे छोटे, ठीक, बिल्कुल छोटे छोटे प्रकोष्ठों का बना। यानी कि मधुमक्खी का आपने छत्ता देखा है ना, वो छोटे छोटे ऐसे ऐसे कुछ खंड उसमें होते हैं। उसी तरह ये संरचना उनको दिखाई दी। ये संरचना उनको दिखाई दी। किनको?
रॉबर्ट हुक को। बिल्कुल मधुमक्खी के छत्तों की तरह यह संरचना स्पेशल तरीके से उन्हें दिखाई पड़ी। तो इस संरचना को उन्होंने नाम दिया सेल, जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं, और लैटिन यह भाषा है जिसका मतलब होता है छोटा सा कमरा। यानी कि हमारा भी जो शरीर है ना, या किसी भी जंतु का या किसी भी पौधे का, वह एक एक इकाई से मिल के बने हैं और उस इकाई का नाम है सेल, यानी कि कोशिका, जिसका अर्थ यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हो, छोटा सा कमरा। छोटा सा कमरा क्यों कहेंगे? जिस तरह आपका जो घर का जो कमरा है, जिस कमरे में आप सोते हो, तो स्पेशल तरीके से उस कमरे के अंदर कुछ सामग्री रखी हुई है या कुछ सामान रखे हुए हैं, वस्तुएं रखे हुए हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपके कमरे में बेड हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, फैन हो सकता है। आप अपने लिए कुछ ज़रूरत के सामान रखे हों अलमारी के अंदर, उसी कमरे में ढेर सारी चीज़ें आपके पास होंगी आपके कमरे के अंदर, तो सारी चीज़ें एडजस्ट होंगी। उसी तरह एक कोशिका के अंदर हम बात करें कोशिका की, तो एक कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। इस केंद्रक के अंदर डीएनए आरएनए होता है। और इस केंद्रक के बाहर की बात करें तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा। उसके बाद गोल्गी बॉडी होता है। उसके बाद हम बात करें तो और भी सारी चीज़ें होती हैं, राइबोसोम होते हैं। अगर पौधों की कोशिका की बात करें तो क्लोरोफिल पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो इस तरह बात करें तो कई सारी चीज़ें इस कोशिका के अंदर पाई जाती हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं, तो ढेर सारी चीज़ें पाई जाती है। तो एक कमरा ही है जिसमें सारी चीज़ें एडजस्ट हैं। और एक एक, जैसे कि हम बात करें, एक एक कमरे को मिलाकर एक घर हम कहते हैं, या एक महल कहते हैं, या कोई एक बिल्डिंग कहते हैं। एक एक कमरे को मिलाकर ही बना है और सारे कमरे में सामान रखे हुए हैं। उसी तरह हम बात करते हैं, हमारा भी जो शरीर है ना, छोटे छोटे कमरों से मिलाकर एक शरीर बना है और उस कमरे को हम सेल कहते हैं। और हमारे शरीर में अरबों खरबों की संख्या में ये छोटे छोटे कमरे हैं जिसे हम सेल यानी कि कोशिका कहते हैं। थोड़ा हम यहाँ पे देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दी है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर, उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ये जो घटना ऊपर हमने देखा, तो ये जो घटना उपरोक्त यानी कि ऊपर वाली जो घटना है आपको छोटी लगे या अर्थहीन लगे, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि जीवों में अलग अलग एकल होते हैं, यानी कि जीवों में एक एक इकाई से मिलकर ही जीवों का शरीर बना है। आपका जो शरीर है ना, वह शरीर जो है वह वैसे ही नहीं है, उनमें इकाइयाँ हैं तब जाके आपका शरीर बना है। तो उसी तो इसमें क्या है, सजीवों में अलग अलग एकल होते हैं। इन एकांक एकांक इन एकांकों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। सबसे पहले कोशिका का नाम किसने लिया? रॉबर्ट हुक ने। कब देखा था उन्होंने प्यारे बच्चों? 1665 ईस्वी में। और अभी तक इसको क्या नाम दिया जाता है? अभी तक इसका नाम कोशिका ही, यानी कि कोशिका शब्द ही दिया गया और अभी तक इसको कोशिका ही कहा जाता है। चलिए, आओ कोशिका के विषय में और जानकारी हम प्राप्त करें। तो चलिए बच्चों, जानकारी प्राप्त करते हैं। सजीव किससे बने होते हैं? ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सजीव क्या है, किन वस्तुओं को हम सजीव कहेंगे, कैसे हम मापेंगे कि कोई जीवित है और कोई निर्जीव है। आपके सामने आपके वातावरण में दो ही वस्तुएं देखने को मिलती होंगी, एक सजीव एक निर्जीव। भले से वो किसी भी फॉर्म में हो, वो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, सजीव निर्जीव ही आपको देखने को मिलती होंगी। जैसे कि बात करें धूल की, तो वह आपका निर्जीव है। क्यों निर्जीव है? और हम बात करें किसी एक छिपकली की या किसी भी एक जीव की, तो वो सजीव है। तो कैसे सजीव है? तो सजीवों में कहा जाता है, कहा क्या जाता है, आप देख सकते हैं कि सजीवों में
वृद्धि होती है, विकास होता है, श्वसन क्रिया होता है, ये सारे अगर लक्षण मिले तो वह सजीव कहलाएंगे। लेकिन क्या निर्जीव में ऐसा है? नहीं। आपके घर जो दीवार है वो निर्जीव है, ईंट है वो निर्जीव है, तो क्या उसमें जो है कि वृद्धि होता है, विकास होता है? नहीं होता। और सजीव जो होते हैं ना, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। क्या एक ईंट कुछ दिनों या कुछ सालों बाद 2 ईंट बन जाता है? नहीं। तो इस प्रकार वो क्या है? निर्जीव है। यानी कि आप समझ लीजिए कि सजीवों में अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है और वे वृद्धि और विकास करते हैं और श्वसन क्रिया करते हैं। इस तरह यह सजीव हो गए, और जिनमें ये लक्षण ना मिले वो क्या है? निर्जीव की अवस्था में आएंगे। चलिए अब समझते हैं क्रियाकलाप 5.1 देख लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, एक एक्सपेरिमेंट करिए, बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से घर पे कर सकते हो। चलिए देखते हैं। आपको करना क्या है कि प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। आपने प्याज तो खाया ही होगा, देखा ही होगा, कुछ यूँ तरह का ये प्याज आपको देखने को मिल जाता है। आपको करना क्या है कि प्याज का एक टुकड़ा लेना है। प्याज को आपको बीच में से ऐसे ऐसे काट लेना है, राइट। अब काटेंगे तो इसमें कई सारे ऐसे ऐसे लेयर होते हैं। प्याज में क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ऐसे ऐसे लेयर होते हैं। किसी एक लेयर को आप निकाल लीजिए। ये लेयर आपके हाथ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो करना क्या है कि चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की ओर, भीतरी जो सतह है उससे जो झिल्ली जो होता है ना उसमें, उसको उतार लेना है। आपको एक चिमटा ले लेना है प्यारे बच्चों, चिमटा नहीं चिमटी होता है, छोटी वाली जो होता है ना, आपको एक चिमटी ले लेना है। कुछ इस प्रकार की यहाँ से चिमटी आपको मिल जाएगी। आपको चिमटी ले लेना है और चिमटी को लेकर प्याज का जो अंदर का अवतल वाला जो हिस्सा है, इसमें पतली सी एक झिल्ली की परत होगी बीच में, ऐसे अंदर के लेयर में होगी, उसको पकड़ के आपको चिमटी से निकाल देना है, राइट। बहुत सिंपल है। अब इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वाच ग्लास में रख लें। वाच ग्लास का मतलब एक पानी यानी कि शीशे का एक प्याला होता है जिसमें पानी भरा जाता है, जिसे हम वाच ग्लास कहते हैं। आपको मिल जाएगा लैब के अंदर, जिसे हम वाच ग्लास कहते हैं। तो उसमें पानी रखा हुआ है, यानी कि पानी में आपको चिमटी से जो आपने झिल्ली निकाला उस झिल्ली को डाल देना है। किसमें? आपको डाल देना है स्पेशल तरीके से उस पानी में। क्यों डालेंगे? डालने का मतलब यही हुआ कि इससे जो झिल्ली है वह मुड़ेगी नहीं, पानी में जाएगा तो फैल जाएगा, नहीं तो निकालने से झिल्ली जो होता है ना सिकुड़ जाता है, मुड़ जाता है, अथवा सूखने से वह झिल्ली आपकी बच जाएगी। हम इस झिल्ली से क्या करें? तो चलिए क्या करें भाई, आपने झिल्ली तो निकाल लिया, अब क्या करेंगे? चलिए समझ लेते हैं। करना क्या है कि एक कांच की स्लाइड लेना है। कांच की स्लाइड आपको लैब में कुछ इस प्रकार की एक स्लाइड मिलती है, ये इसी आकार की। अब करना क्या है प्यारे बच्चों, आपको स्पेशल तरीके से अब वाच ग्लास में रखी जो झिल्ली है ना, इसके जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को स्लाइड पर रख देना है। जो झिल्ली है ना, वो झिल्ली को क्या करना है, ये जो स्लाइड आपका है ना, इस पे उस झिल्ली को रख देना है। पानी में से निकालेंगे तो फैला हुआ होगा, उसको फैला के आप इस पे रख दीजिए। किस पे? स्लाइड पे। चलिए इसको हम थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का वर्ड आपको दिखेगा नहीं। अब आपको ध्यानपूर्वक रखना है कि जो झिल्ली है बिल्कुल सीधी फैल जाए, पूरा का पूरा जो लेयर है ना उस स्लाइड पे आ जाए। एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। ये जो पेंट करने वाला ब्रश नहीं होता है, उस ब्रश की सहायता से आप चाहें तो इस झिल्ली को फैला सकते हैं, बहुत अच्छे से जो है कि वो झिल्ली फैल जाएगी। अब इस पर एक बूंद सेप्रामाइन को डालिए। सेप्रामाइन मिल जाएगा आपको केमिकल स्पेशल तरीके से। उस सेप्रामाइन की बूंद जो होती है वाइट कलर की, उसको आप डालोगे। अब इसे क्या करना है कि कवर स्लिप मिलता है। अब हम थोड़ा आपको फिर बताते हैं। ये आपकी स्लाइड हो गई स्पेशल तरीके से। इस स्लाइड पर करना क्या है कि जो झिल्ली है ना, ये जो झिल्ली है इसको यहाँ पे फैला देना है। इस पर सफरामाइन 1-2 बूंद डाल देना है, राइट। अब डालने के बाद करना क्या कि कवर स्लिप, कवर स्लिप आता है छोटा सा कांच का गोल सा होगा, वो उसी को यहाँ पे रख देना है, से कवर कर देना है, राइट। अब चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। कवर करने के बाद यानी कि कवर स्लिप से ढक देना है। तो ढकने के बाद हम क्या करेंगे कि कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार हम रखें कि इसमें कोई वायु के बुलबुले ना आए। हमको इस प्रकार उसको ढकना है कि थोड़ा सा भी उसमें एयर बबल ना बने, बिल्कुल फ्रेश हो,
जैसे कि आप लेविलेशन करते हो ना, तो आपने देखा होगा लेविलेशन करने पे जो मोबाइल का जो स्क्रीन होता है उसमें थोड़ा सा भी एयर आ जाता है तो वो दिख जाता है, राइट। तो करने का कोई मतलब नहीं होता, आपको इस प्रकार करना होता है कि इसमें बिल्कुल एयर ना हो। उसी तरह इसको भी हम ढकेंगे इस प्रकार कि थोड़ा सा भी इसमें एयर ना हो, क्योंकि एयर होगा तो स्पष्ट तरीके से वह स्लाइड आपका तैयार नहीं हो पाएगा। अब क्या करना है, अपने जो अध्यापक हैं, अध्यापक की उपस्थिति में उनसे आप सहायता लीजिए। आपने क्या किया प्यारे बच्चों, आपने क्या कि प्याज की झिल्ली की अस्थाई स्लाइड आपने बना ली है, राइट। अब हम या आप जो हैं, आप इसे पहले कम शक्ति वाले यानी कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो आप साधारण यानी कि जो साधारण वाला माइक्रोस्कोप है कम शक्ति वाला, उसकी मदद से आप उसे जो है कि जांच करिए, लगा के उसमें देखिए। या उसके बाद आप उच्च शक्ति वाले जो संयुक्त यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी सहायता से आप चाहें तो देख सकते हैं। ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। आप थोड़ा हम इसको समझा देते हैं ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। चलिए इसको समझा देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका एक आधार है, ऐसे आधार यानी कि इसी पे सारा लोड इसका रहता है, जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है सारा सिस्टम इसी पे लोडिंग है, ये आधार है, राइट। अब देखते हैं कि ये जो आधार है यहाँ पे एक घुंडी पेंच लगी हुई है और यही जो घुंडी पेंच जो है इस मंच को पकड़ी हुई है। ये जो घुंडी पेंच आप देख सकते हैं इस मंच को पकड़ी हुई है, राइट। अब इस मंच की बात करें तो इस मंच पे आप देख सकते हैं, थोड़ा हम इसे जूम करेंगे, इस मंच पे स्लाइड रखी जाती है। जो स्लाइड है ना, अभी मैंने बताया कांच की जो स्लाइड है इसको इस मंच पे यहाँ पे रखी गई है और ये क्लिप है, ये क्लिप है, क्लिप से इनको दबा दिया गया है कि ये स्थिर हो जाए। ये कांच की जो स्लाइड है हिले डुले ना। और थोड़ा आप यहाँ पे थोड़ा और जूम हम करते हैं इसको, आप देख सकते हैं कि यही जो प्याज की जो झिल्ली है ना ये थोड़ी आपको देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज की जो झिल्ली है यही आपको देखने को मिल रही है और यहाँ पे लेंस है। अब चलिए थोड़ा हम बताते हैं कि जो आपका माइक्रोस्कोप है स्पेशल तरीके से मंच के ऊपर से एक ऐसे आप देख सकते हैं एक लोहे की भुजा है। अब इस भुजा पर आप देखेंगे ये सूक्ष्म समायोजन और प्रारंभिक समायोजन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब करेंगे क्या कि ये जो आप देखेंगे एक देह नलिका है, ये पूरी देह नलिका है और ये देह नलिका जो है ना ये इसमें फीड है। ये जो देह नलिका है पूरी पूरी इसमें फीड है। अब करते क्या है कि ये प्रारंभिक समायोजन को जब हम घुमाते हैं, इसको गोल गोल नट की तरह घुमाएंगे तो यह जो है ना देह नलिका यह ऊपर जाएगा बढ़ता हुआ या नीचे जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा और फिर हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो यह नीचे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन हम इसको ऐसे सॉरी अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना, ऐसे ऐसे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो जितना ही ऊपर जाएगा उतना ही ये आपको जूम दिखेगा, ये जूम दिखेगा। ये जो आपका स्लाइड है ना ये जूम दिखेगा जो उसमें आपका प्याज का झिल्ली है और जितना ही नज़दीक आएगा साफ होगा और छोटा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो देह नलिका है इस पे आप देख सकते हैं ये नेत्र लेंस लगा है, यहाँ पे एक नेत्र लेंस लगा होता है, उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। यही नेत्र लेंस ये फोकस करेगा और आएगा तो यहाँ पे एक लेंस और ये दो लेंस लगे होते हैं, एक ज़्यादा पावर वाले एक कम पावर वाले, ये आपके अभिदृश्यक लेंस होते हैं। अब बात करते हैं कि थोड़ा हम देखेंगे स्टेज जो है यानी कि जो मंच है, मंच के नीचे एक दर्पण लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है हम कह सकते हैं। और यही जो दर्पण क्या करता है, जब हम लाइट में प्रकाश में रखेंगे तो प्रकाश का यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, किस पे, इस पर रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन लेके जाएगा यहाँ पर। जैसे कि आप करते क्या हो, धूप में किसी शीशे को आप लोगे और आपको करना क्या है कि जो शैडो है, जो छाया है उस तरफ आप घुमाओगे तो आपको दिखेगा जो उसका स्पेशल तरीके से रिफ्लेक्शन है वह आपके डार्क के तरफ देखने को आपको मिलेगा, स्पेशल तरीके से जो छाया है उधर देखने को मिलेगा। उसी तरह इसका जो रिफ्लेक्शन है ना इस मंच पे जाता है, इस स्लाइड में उजाला हो जाता है और जब माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे स्पेशल तरीके से यहाँ से तो पूरा का पूरा बिल्कुल क्लीन हमें देखने को मिलेगा। इस प्रकार आपका ये माइक्रोस्कोप काम करता है प्यारे बच्चों। अब चलिए अब देखते हैं, थोड़ा आगे भी समझ लेते हैं
आपने क्या देखा? आपने क्या देखा बच्चों? क्या आप जो संरचना देख रहे हो सूक्ष्मदर्शी में, राइट सर, तो उसमें कागज पर आप उसे चाहो तो कागज पे खींच सकते हो, तो क्या आप इस चित्र को बना सकते हो? तो आपने सूक्ष्मदर्शी के अंदर झांका तो क्या देखा? उस स्पेशल तरीके से जो प्याज की जो झिल्ली है उसमें क्या देखा? यही आपसे ये पूछ रहा है आपका एनसीईआरटी। आपका एनसीईआरटी यही पूछ रहा है, तो आपको बता देना है आपने कुछ ऐसी संरचना देखी, आपको ये संरचना देखने को मिली, यही क्या है? आपकी कोशिकाएं हैं। ढेर सारी, ये एक एक कोशिका मिलाकर हम इसका बहुवचन कोशिकाएं कहेंगे। अब इस कोशिका के अंदर एक एक केंद्रक आपको देखने को मिल रहा है। ये काला काला जो धब्बा है ना, ये केंद्रक है। यही केंद्रक आपको देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। हम देखेंगे प्यारे बच्चों, अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों में झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। यानी कि विभिन्न कई प्रकार के आकार वाली प्याज की झिल्लियाँ छोटी बड़ी कई आकार में आपको मिल जाएंगी। चाहे तो आप उनकी अस्थायी झिल्ली को लेकर आप, यानी कि उनकी झिल्लियों को लेकर आप अस्थायी स्लाइड बना सकेंगे। हम क्या देखते हैं? क्या हम एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न देखते हैं? यानी कि अलग अलग आकार वाली आपको प्याज की झिल्लियों को निकाल निकाल के और इसी तरह स्लाइड बना बना के देखना है। तो आप क्या देखोगे? थोड़ा आप अपने थिंकिंग करो। तो आप क्या देखोगे? आप एक ही समान सभी संरचना प्रत्येक झिल्लियों में देखने को मिलेगी कि भिन्न भिन्न देखने को मिलेगी? जल्दी से कमेंट करके आप हमें बताइए। चलिए, शायद आपने कमेंट कर दिया होगा, फिर मैं बता देता हूँ, शायद आपका सवाल सही हो। आप सभी संरचना जितनी भी प्याज की झिल्लियों में से निकालोगे सब एक जैसी ही दिखेंगी, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, बिल्कुल अंतर नहीं होगा, राइट। यानी कि जो आपके शरीर में जो कोशिकाएं हैं सेम वही कोशिकाएं हमारे भी शरीर में है, कोई उसमें अंतर नहीं है प्यारे बच्चों, कोई डिफरेंट नहीं है। जो कोशिका आपकी बॉडी के अंदर है वही कोशिका हमारे अंदर है, लेकिन आपका जो है कि बॉडी स्ट्रक्चर सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि चेहरा मैच ना हो, बाकी तो और स्ट्रक्चर तो मिलता ही है, ठीक है, बाल का कलर मैच ना हो और भी डिफरेंस मिल जाता है, लेकिन वो डीएनए पे होता है, उसके कारण वह जो है कि परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन पूरी जो बॉडी है ना आपकी और हमारी बिल्कुल ह्यूमन की तरह है, बिल्कुल मैच हो रही है, राइट। यानी कि सारी कोशिकाएं आप में जो हैं वो सेम हमारे अंदर भी हैं। चलिए अब देखते हैं, जो आपने प्याज की झिल्ली में देखा ये संरचनाएं क्या हैं? ये संरचनाएं सभी एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना जिसे हम शल्ककंद यानी कि बड़ी संरचना बनाती है। इसका मतलब ये हुआ जैसे प्याज शल्ककंद ही है जिसे प्याज कहते हैं। एक एक कोशिका से मिलकर आपका पूरा का पूरा वो प्याज बना। हमने केवल झिल्ली देखा है ना, बाकी और हमने पार्ट को नहीं देखा। झिल्ली देखना आसान था क्योंकि लेयर में था, इसीलिए हम उसको देख पा रहे हैं। बाकी पूरा का पूरा जो प्याज है ना, वो पूरा का पूरा प्याज आपका एक एक कोशिकाओं से मिल के बना है। यानी कि हम कह सकते हैं ढेर सारी कोशिकाओं से मिलके आपका वो प्याज बना है। इस क्रियाकलाप से हमें ये पता चलता है प्यारे बच्चों की विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं आपको देखनी पड़ती हैं, यानी कि देखने को मिलती हैं। यानी कि कितना हो भी प्रकार के आप प्याज लेके आए, कोई भी प्याज लेके आए, तो आपको छोटा साइज में हो या बड़ा साइज में हो या उसकी संरचना में कुछ अंतर हो, लेकिन आपको सब में जो झिल्ली जो बना के देखोगे सारी कोशिकाएं एक जैसी देखने को आपको प्रतीत होंगी, भले से उनका आकार छोटा बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, प्याज की झिल्ली स्पेशल तरीके से प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान हैं। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं, अभी मैंने आपको बताया। अब चलिए देखते हैं, ये छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। ये क्या है आपका? ये प्याज की मूलभूत इकाई है। स्पेशल तरीके से इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि प्याज का आप क्या खाते हो? प्याज का आप जड़ खाते हो? तो आप ज़रा हमें कमेंट करके तुरंत बताइए, आप प्याज का क्या खाते हो? जड़ खाते हो? शायद आपने कमेंट कर दिया होगा। और मैं आपको बता दूं, आपका आंसर तो सही है कि गलत है, जो भी हो, आप प्याज का जड़ नहीं खाते हो, आप प्याज का स्पेशल तरीके से पत्ता खाते हो, लीफ खाते हो। कैसे लीफ खाते हो? थोड़ा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्पेशल तरीके से। जैसे कि आपने प्याज देखा होगा, प्याज जो होता है ना कुछ यूं तरह का होता है, इसमें पत्तियाँ ऐसे लगी होती हैं, ऐसे ना होता है प्याज आपका।
चलिए, अब प्याज की ये जो एक पत्ती है ना, पूरी की पूरी पत्ती यहाँ तक होती है। आपने प्याज देखा होगा, ये पूरी की पूरी पत्ती ऐसा लेयर में होती है ना प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे पत्ती लेयर में होती है। अब को होता क्या है, यहाँ पर ऐसे कुछ गांठ होता है वाइट कलर का, और यहाँ पे ऐसे जड़ें निकली होती हैं। लेकिन आप प्याज का जड़ नहीं खाते हो, प्याज का जो जड़ है ये पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा आपका प्याज का जड़ है। बाकी ऊपर से पत्तियां हैं, पत्तियों में जो भी भोजन बनता है वो भोजन कुछ आके इकट्ठा हो जाता है इसके नीचे, यहाँ पे बेसल पार्ट पे इकट्ठा हो जाता है और यही फूल जाता है बल्ब की तरह, यही आपका कहलाता है प्याज। लेकिन ये थोड़ा मिट्टी वाले एरिया में ये बनता है, इसीलिए आपको लगता होगा जड़, लेकिन आप प्याज का स्पेशल तरीके से क्या खाते हो, आप इनके हम कह सकते हैं कि आप इनके पत्ते ही खाते हो। राइट, चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्यार बच्चों आगे देखते हैं कि कोई भी आपको अंतर देखने को नहीं मिल रही है। सल्ग कंद प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हमारे आसपास देखने को मिल रहे हैं वे सभी कोशिकाओं से बने होते हैं, यद्यपि कुछ एकल जीव जो भी होते हैं उनको छोड़कर। यानी कि कुछ ऐसे भी जो जीव है ना, कुछ एक ही कोशिकी जीव होते हैं जिनमें एक ही कोशिका होता है, वो ढेर सारी कोशिकाओं से नहीं मिलके बने होते हैं, बस वह एक ही कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। लेकिन जो आपका प्याज है ना प्यारे बच्चों, वो ढेर सारी कोशिकाओं से मिलके बना है। चलिए आगे देखते हैं। अब करना क्या है आपको, आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। ये आवर्धक जो लेंस था, सिंपल लेंस, उसके खोज के बाद आपका एक सूक्ष्मदर्शी का खोज हो सका। यानी कि जाहिर सी बात है, कोई भी जो रिसर्च है ना उसका बेसल होता है, सबसे पहले उसका बेसल होगा, उसके बाद ही उस पर आधारित अच्छी क्वालिटी की खोज हो पाती है। राइट, उसके बाद यह पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव है। यानी कि जब हमने क्या किया कि अच्छे लेंस वाली सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, तब हमें पता चला अरे यार, जो एक ही जो कोशिका है ना वो संपूर्ण एक जीव है। राइट, जैसे बात करें अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक ही जीव है। अब बात करते हैं आपके शरीर की, तो आपके भी शरीर में ना जो कोशिकाएं हैं, अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर आपका शरीर बना है। तो आपका भी एक कोशिका जो है ना वो एक ही जीव हम कह सकते हैं, क्योंकि वह अपनी लाइफ जीता है कोशिका। और वही जो कोशिका जो होते हैं ना, ढेर सारे कोशिका मिला के एक बॉडी बनाए हुए हैं, तो पूरी बॉडी जो है ना सबका, सारी कोशिकाओं का वर्क अलग अलग है। इसीलिए जो है कि सारे कोशिकाएं मिलकर एक साथ काम करते हैं पूरे शरीर में, तो लगता है कि एक ही शरीर है। लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारी जो शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं सबका, हम कह सकते हैं कि सब में एक जीवन है सारी कोशिकाओं में। राइट, चलिए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो है ना एक एक कोशिका आपको देखने को मिल रहा है, ये संपूर्ण एक जीव है। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करती हैं। यानी कि बहुकोशिकीय, जैसे कि हम लोग का शरीर है, गाय भैंस बकरियों का शरीर है, या पेड़ पौधों का, जो भी आपको जितने भी बड़ी जीव देखने को मिलते हैं उसमें उतना ही कोशिका की संख्या ज़्यादा होती है। राइट, तो उनमें क्या होता है, ढेर सारी कोशिकाएं मिलाकर, यानी कि इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जो जीव हैं उनके कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को क्या करती हैं, संपन्न कराने हेतु अंगों का निर्माण करती हैं। यानी कि जो हमारा शरीर है ना, इसमें ढेर सारी कोशिकाएं मिलाकर अंग बनाए हैं, और वही अंग मिलकर एक पूरे शरीर की रचना किए हैं, और वही पूरा शरीर सारे अंगों के द्वारा अपना जो भी कार्य है वो करता है। अब बात करते हैं इसके उदाहरण के लिए, हम देख सकते हैं फंजाई, कवक, पादप जंतु। फंजाई आपने देखा होगा, फंजाई भी जो होते हैं ना वो उनको भी पौधा ही माना जाता है, लेकिन स्पेशल तरीके से जो फंजाई होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता उनके कोशिकाओं में, यानी कि पर्णहरिम नहीं पाया जाता, जिसके चलते हुए स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं। इसीलिए इनको हमने एक अलग श्रेणी में रख दिया है, जिसको हम फंजाई या कवक कहते हैं। राइट, अब पादप आप जानते हैं, सभी पौधे जंतु आप जानते हैं, जैसे कि आप भी जंतु की श्रेणी में ही आते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? क्या आप कोई और भी एक कोशिकीय जीवों के विषय में बता सकते हो? तो अगर आप बता सकते हो तो प्यारे बच्चों कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि कोई और भी एक कोशिकीय जीव है, उसका नाम आप जल्द ही कमेंट कर दीजिए।
चलिए अब आगे देखते हैं। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है, यानी कि पूरा आपका जो शरीर है ना एक एक कोशिका से मिल के बना है। जिस तरह जो दीवार था ना आपका, वो दीवार एक एक ईंट से मिल के बना था, उसी तरह आपका पूरा शरीर एक एक कोशिकाओं से मिल के बना है। कैसे? चलिए, कोशिका विभाजित होकर अपनी जैसी कोशिका बनाती है, यानी कि बनता कैसे है? ये जो एक कोशिका होता है ना, यानी कि आपको पता है ना सभी जीवों में अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसी तरह एक कोशिका के अंदर भी अपने जैसे कोशिका बनाने की क्षमता होती है। कैसे होती है? यानी कि हम बात करें ये कोशिका की, ये जो कोशिका आपके शरीर का हो या पौधों के शरीर का हो या कोई भी कोशिका हो या बैक्टीरियल कोशिका हो या कवक कोशिका हो, कोई भी हो, ये जो कोशिका है ना ये डिवाइड करके दो कोशिका बनाएगा। ये दो कोशिका बनाएगा। कैसे बनाएगा आगे हम समझेंगे इसको, आप बिल्कुल ना घबराएं प्यारे बच्चों, आगे चैप्टर में हम इसको समझेंगे। चलिए देखते हैं कि प्रत्येक, हो सकता है इसी के चैप्टर में हम आपको बता दें इसके बारे में दिया हो। चलिए, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कैसे? ये विभाजित होकर अपनी जैसी कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है अपने जनक से यह नई संतानें कोशिकाएं बनती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कोशिका का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्यारे बच्चों, इसको समझ लीजिए। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया था। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं एक नंबर के, किस कोशिका का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने। अब देखिए इसी में से कुछ और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उनके आंसर आपको, यानी कि क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे उसमें। यानी कि उसने कोशिका को कार्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। यानी कि सबसे पहले पता तो रॉबर्ट हुक ने लगाया, लेकिन अगर पूछ दे कि उन्होंने कोशिका को किस में देखा था, तो उन्होंने कोशिका को, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को किस में देखा था? तो कार्क की पतली काट बनाकर उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था, जिस सूक्ष्मदर्शी का निर्माण उन्होंने स्वयं किया था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे एक लिविन हक यहाँ पे दिया हुआ है। लिविन हक थे जिन्होंने, जिसका पूरा नाम है एंटोनी लिविन हक, इनका पूरा नाम है। अब देखिए उन्होंने 1674 ईस्वी में, ये तो 1665 में आए, अब उनके बाद ये 1674 में, 65 के बाद 74, उसी ईस्वी में 1600 में ही में उन्होंने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। यानी कि तालाब में जो स्वतंत्र रूप से जीवित जो कोशिकाएं हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, उनका उन्होंने पता लगाया। उसके बाद जैसे कि थोड़ा आप देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, आपको सन याद होना चाहिए, सन 1674। और सबसे पहले खोज किसने किया कोशिका का? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक। अब एंटोनी लिविन हक जो हैं वो 1674 में उन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी की खोज की। उसके द्वारा उन्होंने स्पेशल तरीके से उन्नत सूक्ष्मदर्शी के द्वारा तालाब में जो स्वतंत्र जो जीव है, कोशिकीय जीव, उनका पता लगाया। अब इनके बाद 1674 के बाद 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, उसका पता लगाया गया। जेई पुरुकंज ने 1839 ईस्वी में इस तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। यानी कि अब थोड़ा आपको याद होना चाहिए कि 1831 ईस्वी में कोशिका के अंदर, ये जो कोशिका है इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। अब इस केंद्रक के बाहर कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं। इन तरल पदार्थों को स्पेशल तरीके से कोई नहीं जानता था ये क्या है, लेकिन जेई पुरुकंज जो हैं वे 1839 ईस्वी में आए और उन्होंने इस तरल पदार्थ का नाम जीव द्रव दिया। यानी कि जीवन का ये द्रव है, ऐसा द्रव है जिसके द्वारा ही जीवन संभव है। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन 1838 तथा टी स्वान 1839 में कोशिका सिद्धांत के विषय में उन्होंने बताया कि कोशिका का सिद्धांत क्या कहता है। क्या है कोशिका का सिद्धांत? किसने बताया? एम स्लीडन 1838 और टी स्वान 1839, यानी कि एक ही समय, एक साल का अंतराल है बस इसमें, राइट। यानी कि कोशिका सिद्धांत के बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया। अब आगे देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं। यानी इनका सिद्धांत कहता है कि जितने भी जीव जंतु हैं, पौधा हो या जंतु हो, वो सब किससे बने हैं प्यारे बच्चों? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ही बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। उनके बाद बीरचो है 1855 में आए और उन्होंने कोशिका सिद्धांत का और उन्होंने
बढ़ावा दिया, उनको और आगे बढ़ाया। कोशिका सिद्धांत में कुछ उन्होंने और भी अपने रिसर्च को शामिल किया, यानी कि यानी कि अपने रिसर्च के द्वारा उसको और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि जितनी भी कोशिकाएं, जो नई कोशिकाएं बनती है ना, एक जो नई कोशिका मान लेते हैं ये कोई, इस तरीके से ये कोई कोशिका बनी है, अब इस कोशिका से कोई नई कोशिका बनेगी, दो बनेगी, राइट। तो ये कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा होती हैं। और सूत्री विभाजन की बात करें, यानी कि पूरे शरीर में एक कोशिका से दो कोशिका बनता है, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर एक कोशिका से चार कोशिकाएं बनती हैं, चार संतत कोशिकाएं बनती हैं। जैसे कि हम बात करें कि जहाँ पे जननी कोशिकाएं जो बनती है ना युग्मक वाली, जैसे कि नर की बात करें इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मादा की बात करें जिसमें हम कह सकते हैं अंडाणु यानी कि ओवम का निर्माण होता है। शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण मेल में होगा और फीमेल में अंडाणु यानी कि ओवम का निर्माण होगा। तो वहाँ पर एक से चार कोशिकाएं बनती हैं, राइट। तो कोई भी कोशिका बनती है ना, वह अपने जननी कोशिका से ही संतति कोशिका का निर्माण होता है, यानी कि वो अपनी पूर्ववर्ती यानी कि पूर्वज कोशिका से मिलकर बनी होती है। यानी कि आपके जो पूर्वज आपके दादा हैं, आपके पिता हैं, और आपके पिता के पूर्वज आपके दादा हैं, दादा के यानी कि परदादा, इस तरह करके, यानी कि जो आपके जो जनक है, जनक से ही संतान आप उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, यानी कि पिता से ही संतान की उत्पत्ति होती है, माता पिता से ही क्या होती है, संतान की उत्पत्ति होती है। तो वही आपके पूर्वज यानी कि पूर्ववर्ती हो गए। उसी तरह यहाँ पर भी कि जो भी कोशिका है वो अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई संतति कोशिका का निर्माण होता है। अब प्यारे बच्चों देख लेते हैं, अब देखेंगे यहाँ पे 1940 ईस्वी 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, और यह सबसे जटिल सूक्ष्मदर्शी है। और इसके द्वारा हम कितनों भी छोटे छोटे जीवों को स्पष्ट रूप से इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम जो है कि उनकी जांच कर सकते हैं। ये बहुत जटिल सूक्ष्मदर्शी है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज 1940 ईस्वी में हुई है। आपको याद होना चाहिए, इसमें से नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल जो भी संरचना है, उसके अंदर जो भी छोटे छोटे और भी चीज़ें पाई जाती हैं, उनका पता लगाया गया और बहुत से अंगों को समझा गया। बहुत सारे उनके अंदर कोशिकांग भी होते हैं, उसके अंदर भी अंग हैं, जैसे कि केंद्रक हैं, माइटोकांड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, लाइबोसोम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ये सारी चीज़ें उनके अंग हैं। तो इनका पता लगाना संभव हो सका। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें, चलिए क्रियाकलाप दिया है 5.2। हम पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूल ग्राम अथवा विभिन्न प्रकार के प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। यानी कि पत्ती की झिल्ली बात करते हैं, जैसे कि पत्तियों पर तो झिल्ली पाई जाती है ना, झिल्लियाँ पाई जाती हैं। तो प्याज का जो मूल ग्राम है अथवा कि विभिन्न आकार के प्याज की झिल्लियों को अस्थायी रूप से हमने स्लाइड हम चाहें तो बना सकते हैं, राइट। उपरोक्त क्रियाकलाप करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों का आप उत्तर दे दीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ आपने ऊपर क्रियाकलाप जो किया था प्याज की झिल्ली वाला, आप चाहें तो किसी और भी हरी पत्ती का भी आप कर सकते हो। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप कमेंट करके जरूर बताना, क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी होती हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्या होती हैं? नहीं, नहीं होती है। चलिए ठीक है, सभी क्या यहाँ पे दिया है, क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी होती हैं? लेकिन प्याज की बात करें ना, तो प्याज की जितनी भी कोशिकाएं हैं आकृति और जो है कि दृष्टि आकार के अनुसार एक जैसी है। लेकिन अगर हम बात करें ना सचमुच में अगर अपने शरीर में, तो हमारे शरीर की पूरी कोशिकाएं एक जैसी नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है अगर पूछ दे कि मानव शरीर में सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं, तो नहीं। हमारे शरीर में भी और भी जीवों के शरीर में कई प्रकार की आकार वाली आकार और आकृति में और कार्य में जो है कि अलग रिप्रेजेंटेशन के अनुसार सब कोशिकाओं का, यानी कि कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। तो कई प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, यानी कि कई प्रकार के कोशिकाओं का समूह हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। जैसे कि तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका का आकार ही अलग है। अगर हम बात करें और भी कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि पेशी कोशिका के भी प्रकार होते हैं, राइट। अगर हम बात करें ऊतक जो हैं संयोजी होते हैं, जैसे कि रक्त है, ब्लड है हमारा है, उनका भी आकार अलग अलग होता है। तो अब इस तरह देखा जाए तो आकार और आकृति और दृष्टि के अनुसार जो कोशिकाएं जो होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, राइट। क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? नहीं,
ये एक जैसी नहीं दिखाई देती। अभी मैंने बताया हमारे शरीर के अंदर जो भी कोशिकाएं हैं सबकी संरचना एक जैसी नहीं दिखाई देती, राइट। अब देखते हैं कि यानी कि कोशिकाओं के समूह जो ऊतक होते हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जैसे कि हम बात करें खून के बारे में तो आरबीसी की जितनी भी कोशिकाएं हैं सब एक जैसी हैं, राइट। लेकिन अब हमारे शरीर में खून है, आरबीसी कोशिका है, डब्ल्यूबीसी है तो वो अलग है, उनका भी आकार अलग है। अगर हम बात करते हैं हड्डियों की कोशिकाओं की, उनका आकार अलग है, पेशियों की कोशिकाओं का आकार अलग है, लेकिन सारी हड्डियों की कोशिकाओं को देखेंगे तो एक जैसी है, राइट। यानी कि ऊतकों के अनुसार ये अलग अलग है। क्या सभी पादप पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाएं में कोई अंतर है? हाँ है प्यारे बच्चों, उनमें भी टिश्यू पाया जाता है, पैरेन्काइमल टिश्यू, कोलोनकाइमल टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमल टिश्यू, ये सारे टिश्यू होते हैं, ये कोशिकाएं होती हैं, राइट। और इन्हीं कोशिकाओं के समूह को हमने टिश्यू कह दिया, राइट। तो इनमें भी अंतर है, अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, पौधों की कोशिकाओं में भी। और चौथा यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई पड़ती है? हमें कोशिकाओं में समानता दिखाई पड़ती है। जैसे कि हम बात करें ना प्यारे बच्चों, तो हम बात करते हैं कि पौधों की कोशिकाओं में तो सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, सभी कोशिकाओं में वैक्यूल्स पाए जाते हैं, गाल्जी बॉडी पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये समानता आपको देखने को मिल रही है, राइट। लेकिन स्ट्रक्चर के अनुसार ये अलग हो सकते हैं और कार्य उनके डीएनए पर ही नियंत्रण होता है, उनके केंद्रक के द्वारा ही डीएनए पर ही सारी सूचनाएं होती हैं, तो कार्य सबका अलग अलग होता है। चलिए अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीर को आप देखिए, ये मानव की कुछ कोशिकाएं हैं, जैसे कि अभी मैंने प्यारे बच्चों बताया आपको। आप देखिए थोड़ा यहाँ पे ये थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं हो पाया है प्यारे बच्चों, ये जो डायग्राम है ना कुछ ऐसे छूटा हुआ है, तो चलिए थोड़ा हम इसको पूरा कर लेते हैं कुछ यूँ तरीके से। कुछ यूँ तरीके से हम इसको पूरा कर लेते हैं, राइट। तो ये आपके कुछ कोशिकाएं आपके शरीर के अंदर हैं। देखिए आपके शरीर के अंदर क्या है, पेशियां हैं, ये चिकनी पेशी है, इसकी आकार आप देखिए, ये रुधिर है, ये जो है कि आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है। तो आप देखिए इनका भी आकार अलग है। और ये है आपका तंत्रिका कोशिका। देखिए पेशियों का कोशिका का काम होता है ना हमारे शरीर की हड्डियों को चलाना। ये रक्त जो है ना डब्ल्यूबीसी रोगों से लड़ता है, सूक्ष्म जीवों का खात्मा करेगा। और आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन और जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन कराता रहता है, यानी कि लेके पहुंचाएगा ऑक्सीजन पूरे शरीर में, और CO2 कोशिकाओं से लेकर फेफड़ों के द्वारा बाहर निकल जाता है, यानी कि ऑक्सीजन और CO2 को ढोने का काम करता है। ये तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका में आप देखेंगे यहाँ पे ये सिनेप्टिक नोड है जो पेशियों से जुड़ा होगा, ये पेशियाँ इनसे जुड़ा होगा। अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक जॉन है, ये कुछ ऐसे ऐसे करके ये आप देख रहे हैं, ये है ना ये एक्सॉन है, ये ऐसे ऐसे कुछ एक्सॉन पाए जाते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये एक्सॉन है और यहाँ पे एक केंद्रक होता है, ये इसको हम डेंड्रॉन कहते हैं, ये डेंड्रॉन है, ये डेंड्रॉन है। और छोटे छोटे ये कुछ तंतुएं निकली हुई हैं, ये डेंड्राइट्स होती हैं। यानी कि जो आपका ना थोड़ा हम इसको जूम करेंगे तो समझ में आएगा। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं ये एक देखेंगे ढेर सारे यहाँ पे ब्रांच होते हैं, इन ब्रांचों में से स्पेशल तरीके से एक ब्रांच निकला हुआ है। तो ये बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका है। इनके भी प्रकार होते हैं लेकिन हम स्पेशल तरीके से बहुध्रुवीय समझ लेते हैं। इसमें ये केंद्रक है, ये केंद्रक पूरी कोशिकाओं को नियंत्रण करेगा और ढेर सारे इसके समूह हैं जो सूचनाओं को आदान प्रदान कराते हैं। यानी कि इन्हीं के द्वारा जो सिग्नल है, अगर आपकी बॉडी में अगर पिन को चुभाया जाए आपके त्वचा पर, तो तुरंत आपको के दिमाग में सिग्नल जाएगा कि आपके हाथ के बीच वाली उंगली में पिन को चुभाया जा रहा है, यानी कि आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार ये सूचना इन्हीं के द्वारा ले जाया जाता है। अब बात करते हैं, ये मादा में अंडाणु बनते हैं और ये नर में ये शुक्राणु बनते हैं, दोनों मिलते हैं तो एक नए जीव का निर्माण होता है। यानी कि गर्भाशय के अंदर ये इनका फ्यूजन होगा माता के गर्भाशय के अंदर, जिसके द्वारा मादा के गर्भाशय के अंदर फ्यूजन नहीं होता है, मादा की वही जो गर्भाशय वाला एरिया है वहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब होता है, हम कह सकते हैं कि डिम्ब वाहिनी है, उसके अंदर फ्यूजन होगा और गर्भाशय में यही दोनों जब जाइगोट बनाएंगे तो गर्भाशय में आकर एक शिशु का निर्माण करते हैं, राइट। तो इस तरह ये जीवन का निर्माण होता है। तो ये आपके अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से ही
जो है कि हमारा भी या आपके भी शरीर का निर्माण हुआ है जो है कि माता के गर्भाशय के अंदर। चलिए अब देखते हैं, ये अस्थि कोशिकाएं, हड्डियों की कोशिकाएं इस तरह होती हैं और ये वसा कोशिका आपके शरीर के अंदर पाया ही जाता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए कुछ और भी बातें यहाँ पे हैं, समझ लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने बताया। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। राइट, जो भी आकार है या आकृति है उनके कार्यों के अनुसार जो है ये होता है। राइट, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ना, इनका ये जो आरबीसी का ये आकार आप देख सकते हैं गोल, बहुत आसानी से हमारे रुधिर की वाहिनियों में ये दौड़ने का काम करता है, इसीलिए इस तरह बना है। अगर इस तरह रहता आरबीसी तो वह जो है कि कार्य नहीं कर पाता, वो हमारे रक्त के अंदर नहीं दौड़ पाता। और यह जो है ना, ये 90 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो आप बताइए 90 सेंटीमीटर लंबा है तो हमारे शरीर के अंदर हमारे ब्लड में कैसे ये जा पाएगा? भाई नहीं जा पाएगा। इसीलिए छोटी छोटी कोशिकाएं हमारे जो है कि रुधिर वाहिनियों में जाने के लिए इस तरह का आकार है। पेशियों का आकार इस तरह है क्योंकि हड्डियों को चलाना है। राइट, हड्डियों में गति लाना है, यानी कि सिकुड़ने फैलने का काम करता है पेशी, इसीलिए इनका आकार इस तरह है। राइट, और अंडाणु का, शुक्राणु का, सबका ये आकार क्या है, उनके कार्य के अनुसार अलग अलग है। शुक्राणु में ये आप देख सकते हैं, थोड़ा हम आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। आप देखिए शुक्राणु में ये सिर है और ये गर्दन है, ये पूँछ है। पूँछ इसलिए है क्योंकि शुक्राणु को जो है कि ट्रेवल करके जाना होता है मादा के गर्भाशय के अंदर, जो है कि फैलोपियन जो ट्यूब है डिम्बोवानी, वहाँ पर फ्यूजन करना होता है, इसीलिए ये पूँछ है जिसके द्वारा ये गति करता है। तो कार्य के अनुसार ना इनका संरचना भी है, इनका आकृति और आकार इनके विशिष्ट जो भी कार्य हैं उनके अनुरूप होते हैं। राइट, कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो आपका अपना आकार बदलती हैं। आपके शरीर के अंदर भी कोशिकाएं हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव अमीबा की। अमीबा का आकार, चलिए हम आपको बता देते हैं अमीबा कहाँ मिलेगा। आपको एक बॉटल लेके जाना है और आपके आसपास जो भी तालाब है, किसी एक तालाब को थोड़ा आप चिन्हित कर लीजिए जिसमें जो है कि ज़्यादा लंबे समय से, कई महीने से पानी जो है वहीं पर स्थिर है, पानी का बहाव नहीं हुआ। तो आपको उस तालाब में जाना है और आपको अपने बोतल के अंदर पानी को क्या कर लेना है प्यारे बच्चों, अपने बोतल के अंदर उस पानी को भर लेना है, स्पेशल तरीके से भर लेना है। आप लेके आइए घर उस बोतल को। जब लेके आएंगे तो करना क्या है कि ड्रॉपर लेना है। ड्रॉपर जो होता है ना, जब आपको ड्रॉपर को यहाँ पे ये दबाओगे, ये दोनों तरफ से आप दबाओगे तो ये क्या होगा, और इसको पानी में डुबोगे और छोड़ोगे दबाकर तो पानी इसमें भर आएगा। राइट, अब वो करना क्या है कि इस ड्रॉपर को आपको एक कांच के स्लाइड पे एक बूंद पानी को रखना है और एक सेफ्रामाइन केमिकल जो आता है, जो आप अपने ऊपर देखा, उसको डालकर आप जो है कि जांच करेंगे। तो अगर उस पानी के बूंद में अमीबा होगा तो आपको जाहिर सी बात है दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो दूसरा बूंद डालिए, फिर माइक्रोस्कोप में लगा के आप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी में लगा के जांच करिए। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसी न किसी बूंद में आपको जो है कि देखने को मिल जाएगा अमीबा, जो एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार हमेशा बदलता रहता है। बहुत सूक्ष्म जीव होता है जो आपकी आंखों से नहीं दिखेगा, सूक्ष्मदर्शी से ही दिखेगा। अगर हम बात करते हैं, आपने अमीबा पकड़ा है, एक बॉटल के अंदर रखा है, आपने एक का नाम रख दिया ए, एक का नाम रख दिया बी, एक का नाम रख दिया सी, एक का नाम रख दिया आपने डी। अगर हम बात करें तो आपने अलग अलग नाम रख दिया, लेकिन आप देखेंगे ना कुछ समय बाद कि अरे ये वाला कौन है, ये वाला तो देखने को मिल ही नहीं रहा है, इसका आकार चेंज हो गया। क्योंकि अमीबा का कोई आकार ही नहीं होता, अमीबा कुछ ही इस तरह होता है प्यारे बच्चों। ये आपका अमीबा है, इसका कोई आकार नहीं है, इसमें एक केंद्रक है बीच में। अब क्या होगा ना, अमीबा का ये कुछ पाद हैं, ये देख सकते हैं, हमें ये पाद हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये क्या होंगे, सिकुड़ते फैलते हैं। ये सिकुड़ेंगे इस तरह, ये सिकुड़ेंगे, सब के सब सिकुड़ेंगे और फिर क्या होंगे, फिर इसी आकार में फैल जाएंगे। जब सिकुड़ेंगे ना तो ये इस यहाँ पे फैला है ना, तो ये यहाँ पे नहीं फैलेगा, ये कुछ यूं आकार में फैल जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर कुछ यूं आकार में हो जाएगा, तो इनका आकार बदल जाता है। सिकुड़ता है तो जहाँ से पाद निकलना था वहाँ ना निकल के ये यहाँ निकला था ना, तो ये यहाँ निकल जाएगा। इसीलिए इनका आकार क्या होता है प्यारे बच्चों, जो है कि समय टू समय पर बदलता रहता है। लगातार जब सिकुड़ेगा फिर फैलेगा तो बदल जाएगा। राइट, तो ये तुरंत अपना आकार, तुरंत हम कह सकते हैं लगभग तुरंत अपना आकार बदलता रहता है। कुछ जीवों में कोशिकाओं का आकार लगभग स्थिर रहता है, प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं में, लेकिन विशिष्ट। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका का जो आकार है वो एक ही जैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी भी कोशिकाएं हैं, डामलूबीसिन में, डामलूबीसी जो आपका रक्त के अंदर जो कोशिका पाया जाता है, उसके अंदर जो मोनोसाइट कोशिकाएं होती हैं
उनका जो केंद्रक है ना उसका आकार बदलता रहता है। चलिए देखते हैं आगे। प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे कि जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है, यानी कि यहाँ पे देखिए ना, फिर आपको एक लाइन को समझना होगा। प्रत्येक जीवित कोशिका, जो भी एक एक जो जीवित कोशिका है, कुछ मूलभूत कार्य करने की उसमें क्षमता होती है, जो सभी कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण गुण है, उनका एक गुण है, क्वालिटी है कार्य करने का। एक जीवित कोशिका ऐसे मूलभूत कार्य कर सकती है। हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय में श्रम विभाजन यानी कि श्रम विभाजन होता है। जैसे कि मनुष्यों में इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों आपके पेशियों की। तो आपकी पेशियाँ जो है ना, आपका जो शरीर है, कहा जाता है कि 50% जो भाग है आधा वो पेशियों से मिलकर बना है। यानी कि जो भी पाचन आपका शरीर जो करते, पाचन का जो भी हम कह सकते हैं पाचन तंत्र है, वो सब पेशियों का ही बना है स्पेशल तरीके से। और आपके हड्डियों पे जो लगी हैं वो भी पेशियाँ हैं। तो उनका कार्य जो है कि सिकुड़ना फैलना होता है। हड्डियों की बात करें तो हड्डियों का काम होता है कि कठोर बनाए रखना और शरीर का आकार जो है ना एक रूप में बनाए रखना होता है। तो ये कार्य हड्डियों को हो गया। आपके ब्लड की बात करें तो ब्लड का भी कार्य आप जानते ही हो स्पेशल तरीके से। आरबीसी का काम क्या होता है कि वह CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान कराता रहता है, यानी कि लेके दौड़ता रहता है स्पेशल तरीके से, राइट। और WBC रोगों से लड़ता है। और प्लेटलेट जो सेल होते हैं वे क्या करते हैं, वे रक्त का क्लॉटिंग बनाने में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट के द्वारा ही अगर कहीं कट जाए तो रक्त जो है वो थक्का जम जाता है, तो बाहर और अंदर का जो रक्त है उसका बाहर की तरफ हाथ से नहीं हो पाता, राइट। तो इस तरह ये कार्य कराते हैं, यानी कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य कराते हैं। अलग अलग जो अंग हैं अलग अलग कार्य कराते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय की बात करें तो हृदय रुधिर का पंप करता है। तो हृदय भी जो है ना वो भी ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर एक मुट्ठी के आकार का आपका हृदय है। अमाशय जो है ना भोजन को पचाता है, वो पेशियों का मिलकर बना है। आपका हृदय भी ये कार्डियक पेशी का बना है प्यारे बच्चों, राइट। तो आपके शरीर में 3 प्रकार की पेशियाँ होती हैं, आगे आप पढ़ोगे। इस प्रकार एक कोशिकी में श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसे प्रत्येक कोशिका, यानी कि जो एक कोशिकी जो है ना उसमें श्रम विभाजन होता है। वास्तव में जो प्रत्येक कोशिका में कुछ विशेष घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। एक एक कोशिका के अंदर अलग अलग, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है ना उसका विशेष लक्षण होता है। एक कोशिका विशेष कार्य कराता है, तो इसीलिए तो वो जो कार्य कराता है विशेष, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा। यानी कि उस कोशिका के अंदर भी अंग होते हैं जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे पौधे में नए पदार्थ, राइट, का निर्माण। पौधे में नया पदार्थ बन जाना कोई, राइट, उसका निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि, राइट। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। कोशिका के अंदर कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रह पाती है, राइट। यानी कि कोशिका के अंदर कोशिकांग अपना कार्य करते हैं जिसके चलते कोशिका जीवित रहती हैं और अपने सभी कार्य करती है। और ढेर सारी कोशिकाएं मिलाकर एक शरीर बनाई तो शरीर कार्य करता है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। यानी कि ढेर सारी कोशिकाएं के अंदर जो कोशिकांग का मतलब आप फिर एक बार समझिए प्यारे बच्चों। ये आपका कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये कोशिकांग केंद्रक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। हम बाद में बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ये केंद्रक के बारे में भी, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे कुछ गाल्जी बॉडी, जिसको गाल्जी काय ने सबसे पहले खोजा था। कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। गाल्जी काय है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। अगर पौधों की कोशिका की बात करें तो पौधों और कोशिका में ये अंतर होता है, पौधे कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, राइट। अब कोशिका में ये जो है ना, ये आपका देख सकते हैं जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली है, और पौधों की कोशिका में एक और ऐसे होता है जो कोशिका भित्ति कहलाता है। तो ये सब ये अंग होते हैं कोशिका के, यानी कि चारों तरफ से ये ना कोशिका झिल्ली चारों तरफ से कोशिका को घेरे रहती है। इसके अंदर केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाल्जी बॉडी होता है, ढेर सारी चीज़ें होती हैं। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों।
हम कह सकते हैं कि जिन्हें कोशिका कहते हैं, यानी कि ये कोशिकांग मिलकर ही एक मूलभूत इकाई बनाती है जो कोशिका कहलाता है। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। ये बहुत दिलचस्प वाला ये जो है कि स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है कि सभी कोशिकाओं में एक ही जैसे कोशिकांग पाए जाते हैं। सभी कोशिकाओं का आकार भले से अलग हो, लेकिन केंद्रक एक जैसा होता है, माइटोकांड्रिया एक जैसा होता है, राइट। लाइसोसोम सभी अंग सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सभी कोशिकाओं के अंदर एक ही जैसे कोशिकांग हम कह सकते हैं कि ये कोशिका के अंग हैं, जिसे हम कोशिकांग कहते हैं, ये पाए जाते हैं, जिससे हम इंग्लिश में ऑर्गेनेल्स कहते हैं, राइट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या हैं अथवा वे किस जीव में पाई जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी जीवों के अंदर, जंतुओं में, पौधों में माइटोकांड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम गाल्जी का है, ये सारे स्ट्रक्चर केंद्रक ये सब पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। ये फर्क नहीं पड़ता कि वह कोशिका किस जाति का है, किस जीव का है, या कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कोई फर्क नहीं है, कोशिकांग सब में पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा आप कमेंट करके प्यारे बच्चों जरूर हमें बताइएगा कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। इन दोनों का आंसर फटाफट आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अब प्यारे बच्चों, अगला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे यहाँ से। इस टॉपिक का नाम है कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। इसका जो भी ये अगला जो टॉपिक है, इसको हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, यानी कि पार्ट 2 वीडियो में हम लेके आएंगे। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको यह आज का पार्ट 1 वीडियो समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। ऐसे ही जानकारी या ऐसे ही टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज वीडियो को या आप पार्ट 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम जल्द ही पार्ट 2 भी वीडियो लेके आएंगे। और सब्सक्राइब के साथ ही साथ आप बेल आइकन जो होता है ना, उसको आप प्रेस कर लें, और जिससे फ़ायदा होगा कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, और आप हमसे जुड़कर हमारी वीडियो को आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।